गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो पीछे वीडियो में आपने देखा था उससे हम आगे बात कर रहे हैं। और जो अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम है, एनटीपीसी है, रेलवे है, एसएससी है, उनमें हर बार 2, 3, 4 क्वेश्चन ज़रूर संविधान से पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चनों को पॉइंट ऑफ रखते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। और अब आगे स्टार्ट करते हैं संविधान के बारे में कि सरकार के 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से सरकार के 3 अंग होते हैं? कार्यपालिका, कानून को लागू करना, व्यवस्थापिका, जिसका कार्य होता है कानून का निर्माण करना, तीसरा न्यायपालिका, कानून की व्याख्या करना। हम तीनों अंगों की बात करेंगे। पहला अंग लेते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। इससे हम पहला लेते हैं कि संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है और भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। पहला अंग लेते हैं कार्यपालिका। एक संघ की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में हम टोटल अनुच्छेद की बात करेंगे। हम 52 से 151 तक, और इसमें राज्य में 152 से 237 तक। पहले हम संघ की कार्यपालिका में बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 से 78 तक, और राज्य की कार्यपालिका में अनुच्छेद 152 से 168 तक। इसमें राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री,
व मंत्रिपरिषद और चौथा महान्यायवादी। और इसमें राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, उपराज्यपाल है नहीं है तो प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का पद मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। और राज्य का मान्यवादी। हम दूसरी बात करेंगे कि कार्यपालिका कितने आर्टिकल, संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक, राज्य की कार्यपालिका 152 से 167 तक। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति व उपराज्यपाल नहीं है, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राज्य का मान्यवादी और राज्य की मान्यवादी, संघ का मान्यवादी अटॉर्नी जनरल। चलो दूसरा अंग है व्यवस्थापिका, इसमें संघ की व्यवस्थापिका, और राज्य की व्यवस्थापिका। संघ की व्यवस्थापिका अनुच्छेद 79 से 123 तक और राज्य की व्यवस्थापिका 168 से 213 तक, 168 से 213 तक। संघ की व्यवस्थापिका में संसद, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। संसद किन से मिलकर बनी होती है? लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से। और राज्य की विधानमंडल, जिसमें विधान सभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। व्यवस्थापिका में संघ की व्यवस्थापिका अनुच्छेद 79 से 123 तक संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। राज्य की व्यवस्थापिका में अनुच्छेद 168 से 213 तक राज्य की विधानमंडल, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। और हम तीसरे अंग की बात करेंगे, न्यायपालिका। न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 तक। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और राज्य की न्यायपालिका 214 से 237 तक। राज्य की न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से
237 तक उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट भी कह सकते हैं, हाई कोर्ट। अब हम तीनों अंगों की बात कर ली, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। तीनों में हमें आर्टिकल भी देख लिए कि कितने अनुच्छेद कितने तक है, और पद भी देख लिए कि न्यायपालिका में ये पद आएंगे और कार्यपालिका में ये पद आएंगे। तो हम इससे आगे बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका परस्पर संबंधों के आधार पर दो तरह की शासन प्रणाली है। दो तरह की शासन प्रणाली है। संस्थात्मक शासन प्रणाली, पहली बात करेंगे हम संसाधनात्मक शासन प्रणाली। जो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से, कि क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं कि संसाधन शासन प्रणाली किस संविधान से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से। और दूसरी प्रणाली है अध्यासात्मक शासन प्रणाली, जो यूएसए से, अमेरिका के संविधान से ली गई है। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका परस्पर संबंधों के आधार पर कितने तरह की शासन प्रणाली होती है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है ये, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका परस्पर संबंधों के आधार पर कितने तरह की शासन प्रणाली होती है। एक तरह की, तीन तरह की, दो तरह की और चार तरह की, या इनमें से कोई नहीं। आजकल क्वेश्चन में ऐसे भी ऑप्शन देते हैं कि पांच ऑप्शन दे देते हैं, एक या दो या तीन या चार, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें बच्चों के बहुत ही कंफ्यूज होता है कि यार ये तीसरा पांचवा जो ऑप्शन दिया, या इनमें से कोई नहीं, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप जैसे आपने पढ़ा है, मेरा YouTube देखा है, मेरे YouTube में वीडियो देखा है, उसमें मैंने पढ़ाया है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका परस्पर संबंधों के आधार पर दो तरह की शासन प्रणाली होती है। तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि आप वहाँ कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वहाँ सिर्फ आप मेरा वीडियो देखा है तो आप पक्का दो तरह की शासन प्रणाली ही ऑप्शन करके आओगे। उसमें ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी दो प्रणाली है, शासन प्रणाली है। उसमें संस्थात्मक शासन प्रणाली का भी ऑप्शन मिलेगा, अध्यात्मक शासन प्रणाली भी ऑप्शन है, और दो ऑप्शन और दे देता है। इनमें से कौन सी प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो संस्थात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और अध्यात्मक शासन प्रणाली यूएसए, अमेरिका से ली गई है। तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि संस्थात्मक शासन प्रणाली किस संविधान से ली गई है। तो संस्थात्मक शासन प्रणाली की हम बात करेंगे। कि संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका से लिए जाते हैं। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका से
संसाधन शासन प्रणाली में कार्यपालिका सदस्य व्यवस्थापिकाओं में से लिए जाते हैं तथा व्यवस्थापिका ही प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका से लिए जाते हैं और व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसाधन शासन प्रणाली है जो B10 से ली गई है। इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका सदस्य व्यवस्थापिका में से लिए जाते हैं और व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। यह संसद का अभिन्न अंग होता है। कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है और यह संसद का अभिन्न अंग होता है। और दूसरी हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कि उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उसमें ऑप्शन दे देता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या पांचों ऑप्शन और दे देता है, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और तीसरी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद से लिए जाते हैं या चुने जाते हैं। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा की संसद की बात कर ली तो इसमें लोकसभा व राज्यसभा के में से सदस्य जो प्रधानमंत्री बनते हैं वही लोकसभा से राज्यसभा मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वही राज्यसभा लोकसभा के मंत्री होते हैं। तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद से लिए जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह संसद के लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह लोकसभा व राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। महान्यायवादी
संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। कोई भी बैठकों में महान्यायवादी भाग ले सकता है। महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, यह संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल या संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद की सभी बैठकों में भाग ले सकता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। और हम आगे बात करेंगे कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। अब भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों। तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है जो कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, कनाडा के संविधान से ली गई है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो कौन से संविधान से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से ली गई है। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है। ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब हम बात करेंगे संघात्मक शासन प्रणाली की। संघात्मक शासन प्रणाली की 3 मुख्य विशेषता होती है। शासन प्रणाली की 3 मुख्य विशेषता होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन। ये संघात्मक शासन प्रणाली 3 मुख्य विशेषता होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान। 7वीं अनुसूची में हम 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। पहली बात की थी राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। फिर भी बात की थी उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर हमने तीसरी बात की थी महान्यायवादी की, जो महान्यायवादी जो किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, या लोकसभा या राज्यसभा किसी का नहीं, फिर भी वह सभी बैठकों में भाग ले सकता है। दूसरी हम बात की थी समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ली गई है। भारत में है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली जो कनाडा के संविधान से ली गई है। संघात्मक शासन प्रणाली की 3 मुख्य विशेषता होती है। लिखित संविधान होना चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। कि न्यायपालिका की न्यायालय जो न्यायपालिका के ऊपर कोई भी
अवरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आबद्ध नहीं होना चाहिए कि न्यायपालिका किसी के कहने पर चले, ऐसी न्यायपालिका नहीं होनी चाहिए। लिखित संविधान होना चाहिए, शक्तियों में विभाजन होना चाहिए। ये 3 संघात्मक शासन प्रणाली की मुख्य बात हैं और इससे ही हम बात कर लेते हैं। दूसरी बात की थी हम समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि समवर्ती सूची के संविधान से ली गई है या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो हम 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख करेंगे। अब 7वीं अनुसूची में में 3 सूचियों का उल्लेख करेंगे। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख करेंगे। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संघ सूची के हम बात करेंगे इसकी संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। कानून बनाने का अधिकार किसको है कि संघ सूची के अंदर के संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो संघ सूची में किस सरकार को है? केंद्र सरकार को। इसमें हम बात करेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। हम संघ सूची को भी पूरे विवरण से पढ़ेंगे। आगे हम बताएंगे कि संघ सूची में इतने विषय आते हैं और अब कितने विषय जो राज्य सूची से जोड़े गए हैं उनको हम आगे बात करेंगे। और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार तो राज्य सरकार को। और तीसरी बात आई समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंदर समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य के विधानमंडलों को दोनों को है। इस समवर्ती सूची में संसद और राज्य का विधानमंडल दोनों को है और मान्य केंद्र सरकार का होता है। आखिरी मान्य केंद्र सरकार का होता है समवर्ती सूची में। एक आती है, लास्ट आती है एक अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची इसमें सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। अवशिष्ट सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। 7वीं अनुसूची में हम 3 सूचियों का उल्लेख करेंगे। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। समवर्ती सूची में संसद व राज्य के विधानमंडलों को, परंतु आखिरी मान्य होगा वो केंद्र सरकार का होगा। और अवशिष्ट सूची पर केंद्र सरकार का, केवल केंद्र सरकार या संसद का होता है। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोकतंत्र के 2 रूप प्रचलित होते हैं। लोकतंत्र के 2 रूप प्रचलित होते हैं जिनकी हम बात करेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन कार्य में सीधे भाग लेती है। जो प्रत्यक्ष होता है उसमें जनता सीधे शासन कार्य में भाग लेती है। प्रत्यक्ष के अंदर जनता सीधे शासन कार्य में भाग लेती है और अप्रत्यक्ष में जो जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं शासन कार्य। प्रत्यक्ष में लोकतंत्र के 2 प्रचलित रूप है, एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष के अंदर जनता सीधे शासन कार्य में भाग लेती है और अप्रत्यक्ष में सीधे शासन कार्य में भाग नहीं ले सकती है। इसमें जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, वो शासन क्रिया में भाग लेते हैं, वो शासन करते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए शासन करते हैं। और प्रत्यक्ष में ग्राम सभा एक अच्छा उदाहरण है प्रत्यक्ष का, लोकतंत्र का। और अप्रत्यक्ष में जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार के सदस्य। अब हम आगे बात करेंगे। हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की थी राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, महान्यायवादी से, और संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में बात की थी हमने, कहाँ से ली गई है, संघात्मक शासन प्रणाली के क्या क्या विशेषता होती है, समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है। अब हम बात करेंगे गणतंत्र, गणतंत्र या गणराज्य। ये क्या होता है? भारत में गणतंत्र गणराज्य, इसका क्या मतलब कि गणतंत्र या गणराज्य का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से ली गई है। जो भारत की राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, जो संवैधानिक स्थिति है, वो ब्रिटेन के सम्राट के समान मानी गई है, वहाँ से ली गई है। या जो ब्रिटेन का सम्राट है उसी प्रकार हमारे भारत का राष्ट्रपति, उसी प्रकार स्थिति है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की दो तरह की होती है। संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली दो तरह की होती है। एक नाम मात्र, एक वास्तविक। एक नाम मात्र होती है, एक वास्तविक होती है। नाम मात्र में भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में सम्राट, और वास्तविक में प्रधानमंत्री। ये भारत के अंदर तो आ गया वो नाम मात्र में राष्ट्रपति, और ब्रिटेन में आ गया सम्राट, सम्राट के बराबर। इसमें प्रधानमंत्री आ गया, भारत का भी प्रधानमंत्री और ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधानमंत्री भारत में भी प्रधानमंत्री और ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री। नामांतर की है जो राष्ट्रपति, और ब्रिटेन का वहां पे सम्राट। अब हम आगे बात करेंगे संविधान की, जिसमें 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। इसी दिन अंतरिम राष्ट्रपति का पदभार राजेंद्र प्रसाद ने संभाला वाला है। हाँ, तू तो बीच में बोल जे करे हैं। चलो, भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र, इसी दिन अंतरिम राष्ट्रपति का पदभार राजेंद्र प्रसाद संभाला या कार्यभार संभाला। चलो बच्चों, दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति स्टार्ट करने वाले हैं।
तो आप राष्ट्रपति का पूरा कल से पूरे बारे में पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन पद्धति है कि राष्ट्रपति महाभियोग लगाते हैं, तो महाभियोग में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन सदस्य नहीं लेते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।